हेलो दोस्तों। तो ये हमारा ऐतिहासिक विकास का दूसरा पार्ट है। हमारा हिस्टोरिकल जो इंडियन पॉलिटी का जो पहला चैप्टर है उसका ये पार्ट दूसरा है। इससे पहले मैं पार्ट फर्स्ट करा चुका हूँ, तो ये पार्ट हमारा दूसरा है। तो उसमें मैंने जो 1773 से लेके और 1858 तक जितने भी एक्ट पास हुए थे वो कराया था। अब इसमें ये है हमारा भारत में शासन 1858 से लेकर 1947 तक, तो जितने भी एक्ट पास हुए थे अब इसमें वो हैं। तो हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858 की। तो इसमें जो वो था निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड था उसको समाप्त कर दिया गया। तो इसमें ये मतलब जो निदेशक मंडल और नियंत्रण मंडल था ये पिट्स इंडिया एक्ट में कराया था। पिट्स इंडिया एक्ट में था ये। और इसमें मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में शॉर्ट में लिखता हूँ। और ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये कमर्शियल को मैनेज करता था, ये पॉलिटिकल को मैनेज करता था। तो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया है। तो ये 1784 में आया था पिट्स इंडिया एक्ट। आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें बड़े अच्छे से समझाया मैंने। अब है हमारा इसमें जो जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका पद बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो पहले भारत का गवर्नर जनरल था और वो वायसराय कर दिया गया। जो पहले वायसराय थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। और जो भारत के राज्य सचिव थे उसके लिए एक कार्यालय बनाया गया। और जो कार्यालय में इसकी जो राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारतीय परिषद बनाई गई। एक 15 सदस्य थे जिसमें भारतीय परिषद बनाई गई। अब है हमारा भारतीय अधिनियम 1861। तो इसमें जो लॉर्ड कैनिंग थे 3 भारतीयों को नामांकित किया था, जो इसमें बनारस के राजा थे और पटियाला के महाराजा थे और दिनकर राव जी थे। तो इन तीनों को नामांकित किया। और जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें जो शक्तियां विधायी शक्तियां थी उनका विकेंद्रीकरण किया, मतलब डिसेंट्रलाइज किया था। तो मद्रास और बॉम्बे का डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रीकरण किया था। और इसमें ये था कि जो भारत के वायसराय हैं वो आपातकाल में जो विधान परिषद की बिना सहमति के बिना अध्यादेश जारी कर सकते थे। 6 महीने की इसकी वैधता थी। 6 मंथ का था पीरियड, जो था 6 मंथ के लिए वैलिड था, जो आपातकालीन था। बिना विधान परिषद के ये अध्यादेश जारी कर सकता था। जो वायसराय था वो अध्यादेश जारी कर सकता था। अब है हमारा भारतीय अधिनियम 1892। तो 1892, तो इसमें जो केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल थे उनकी संख्या में वृद्धि कर दी गई। और जो बजट पर चर्चा करते थे उसमें मतलब कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का मतलब एक सशक्त कानून बनाया। और इस अधिनियम के तहत भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। अब यहाँ प्रश्न बन जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई। तो आपको ये याद रखना है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत संसदीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा मौर्ले मिंटो सुधार या मौर्ले मिंटो रिफॉर्म और भारतीय परिषद अधिनियम 1919। तो जो मौर्ले मिंटो रिफॉर्म था वो 1909 में आया था। तो इसमें जो केंद्रीय विधान परिषद थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। पहले 16 थी, फिर ये 60 कर दी गई, मतलब 16 से 60 कर दी गई। तो संख्या इतनी बढ़ा दी थी। और जो लॉर्ड मौर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे
और जो लॉर्ड मिंटो थे, ये मतलब जो मौले मिंटो नाम है, तो ये जो मौले थे जो फर्स्ट वाले, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो मिंटो थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये वायसराय ऑफ इंडिया थे, वायसराय इंडिया। तो भी आप इस तरह से भी तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1909 में वायसराय ऑफ इंडिया कौन थे, या 1909 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, तो इस तरह से पूछ लिया जाता है। और जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कानून सदस्य के रूप में इन्होंने जो वायसराय थे उनकी कार्यकारी परिषद में इन्हें शामिल किया गया, और ये शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो आपको याद रखना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। और यहाँ हम बात करते हैं जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक हैं, वो लॉर्ड मिंटो हैं। मतलब कम्युनल इलेक्ट्रेट के जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट के जनक हैं, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रेट हैं, वो हैं लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। तो आप ये चीज ध्यान रखें। यहाँ 3 प्रश्न बनते हैं। अब है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1919। तो ये मॉन्टाग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म भी था, 1919 में आया ये। अब हम इसमें बात करते हैं जो केंद्रीय और प्रांतीय विषय थे उनको अलग अलग कर दिया गया है। इसमें जो केंद्रीय थे और जो राज्य वाले थे प्रांतीय, उनको अलग अलग कर दिया है। जो मॉन्टाग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे वो वायसराय ऑफ इंडिया थे। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ये वायसराय ऑफ इंडिया थे, BIC, वायसराय ऑफ इंडिया। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और इसमें जो द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी इस 1919 अधिनियम के तहत। जो मॉन्टाग्यू चैम्सफोर्ड एक्ट था, इसके तहत द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की गई थी। और जो लंदन में मतलब भारत के उच्चायुक्त के लिए एक कार्यालय बनाया गया था, लंदन में जो भारत के उच्चायुक्त के लिए कार्यालय। और जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी उसमें से मतलब टोटल 6 सदस्य थे, 6 में से 3 सदस्य भारतीय होने का प्रावधान रखा था इस अधिनियम के तहत। 1919 अधिनियम के तहत जो वायसराय की 6 सदस्यीय टीम थी उसमें से मतलब 3 भारतीय होंगे, 3 भारतीय होंगे, तो उसका प्रावधान रखा गया। और इसमें ये किया गया था, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया था, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए। अब हम बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 की। तो इससे पहले हम थोड़ा इससे पहले हमारे कई काम हुए थे, जो साइमन कमीशन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गोलमेज सम्मेलन थे, गांधी इरविन समझौता था, और जो गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच पूना समझौता हुआ था वो भी था। तो ये सारे टॉपिक मैं पहले कवर कर चुका हूं। तो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला वीडियो है, आप ये जाके देख सकते हैं। और ये गोलमेज सम्मेलन वाला है, आप ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं। छोटे छोटे से वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसमें ये बताया था कि गांधी इरविन समझौता हुआ, पूना समझौता हुआ, और जो पहला गोलमेज सम्मेलन था कब स्टार्ट हुआ और कब से कब तक चला था। ऐसे ही सेकंड वाला कब स्टार्ट हुआ, कब से कब तक चला था, तो आप ये जाके देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो भारत सरकार अधिनियम के तहत इसमें प्रांत और रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1935 के तहत। और जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, और जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई। द्वैध शासन था वो समाप्त कर, और इसमें ये था जो 11 में से 6 प्रांतों में ये द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। और संघीय न्यायालय
की स्थापना का प्रावधान किया गया। अब जो जहां मतलब द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई उनके नाम हम थोड़ा जानते हैं। पहला था, फर्स्ट था बंगाल, और जो सेकंड था वो था बॉम्बे, और जो थर्ड था वो मद्रास था। ये 6 थे, इनमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। और चौथा था बिहार, और पांचवा था असम, और जो छठा था वो था संयुक्त प्रांत या यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। ये संयुक्त प्रांत यूपी है। तो ये मतलब 6 ऐसे प्रांत थे, इनमें द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब है हमारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे वो क्लीमेंट एटली थे, और जो मतलब इसमें ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 में भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को तो भारत स्वतंत्र हो गया था। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, और जो नए प्रभुत्व के पहले गवर्नर जनरल थे। और जो भारतीय थे वो जो भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी राजगोपालाचार्य जी थे, पालाचार्य जी थे। तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल अलग होने का अधिकार, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र प्रभुत्व रूप में विभाजन किया गया। ये अलग अलग हो गए और स्वतंत्र थे अपने लिए। अब हम बात करते हैं जो इंटेरियम गवर्नमेंट थी 1946 की, जो इंटेरियम गवर्नमेंट थी, इसके कुछ मेन हैं ये। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो कार्यकारी परिषद और विदेश मामले और राष्ट्रमंडल के उपाध्यक्ष थे, और वल्लभ भाई पटेल जी गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, जॉन मैथाई उद्योग थे, और सी राजगोपालाचार्य जी शिक्षा मंत्री थे, सी एच भाभा कार्य खान और विद्युत थे, राजेंद्र प्रसाद जी है खाद्य एवं कृषि के थे, आसफ अली रेलवे के थे, और जो जगजीवन राम थे वो श्रम के थे, लियाकत अली वित्त मंत्री थे, और टीटी व्यापार के थे, और अब्दुल रब नस्ता संचार के थे, और ये अली खान स्वास्थ्य के थे, और जोगेंद्र कानून मंत्री थे। तो थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और